नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं जिसका रिजल्ट 13 नवंबर को आने वाला है। लेकिन अब इस बीच लोगों के मन में एक उत्सुकता है कि आखिर इस 4 विधानसभा सीटों पर किसकी जीत हो रही है, कौन हार रहे हैं, कितना प्रतिशत किसको वोट मिला है, किस जाति ने किस पार्टी को वोट किया। ये तमाम तरह की चर्चा जो है बिहार में अब शुरू हो गई है। हर चौक चौराहे पर, नुक्कड़ पर यह चर्चा आपको आम दिखेगी कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर तो चुनाव हो गया, लेकिन रिजल्ट अब 23 नवंबर को आने वाला है। लेकिन अब कौतूहल है कि क्या होगा, क्या हुआ है, क्या किस तरह से लोग जो है वोट किए हैं। तो इस तरह की चर्चा जो है आम हो गई और ये होना लाजमी भी है, क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि ये 4 विधानसभा सीट बहुत कुछ तय करेगा। बिहार में होने वाले 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के ये उपचुनाव बहुत कुछ तय करेगा, क्योंकि यहां से देखिए एक जो लड़ाई है 2025 में राजनीतिक पार्टियों के लिए, वो राहें आसान हो जाएगी, समझने के लिए आसान हो जाएगा और एक कह सकते हैं कि मनोबल भी बढ़ेगा। जिसकी सीटें ज़्यादा आएगी, जिसका वोट प्रतिशत जिस पार्टी को ज़्यादा मिलेगा, उसका मनोबल कहीं ना कहीं ऊंचा होगा और उस हिसाब से जो है राजनीतिक पार्टियां जो है तमाम तरह की कोशिश जो है बिहार के अलग अलग जो है विधानसभा क्षेत्र में वो आजमाने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सेमीफाइनल का जो है रिजल्ट वो आने वाला है और फिर फाइनल जो है इसको लेकर के बहुत कुछ तय होगा। इसलिए ये चर्चा जो है खास बना हुआ है। देखिए, चाहे वो बेलागंज हो, इमामगंज हो, तराड़ी हो या रामगढ़ हो, ये 4 विधानसभा सीटों को लेकर के इस बार कुछ एक अलग तरह की जो है सियासत रही है। जातीय समीकरण भी रहा है और कुछ नई पार्टियों के आ जाने से भी जो है वोटरों में कहीं ना कहीं सेंधमारी या बिखराव क्या हुआ है, इसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई है। तो आपको बता दें, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेलागंज की कि आखिर बेलागंज में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वहां पर ग्राउंड की तस्वीर क्या है, आखिर क्या कुछ एक आकलन हम बता रहे हैं, इसमें कितनी क्या होगी, कितनी संभावनाएं हैं, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ होगा बेलागंज में जो स्थिति रही थी। तो देखिए, बेलागंज में सुरेंद्र यादव आरजेडी का गढ़ माना जाता है और सुरेंद्र यादव का लगातार वो 7 बार लगातार जो है वहां से चुने गए और आरजेडी का गढ़ माना गया। हालांकि सुरेंद्र यादव के सांसद बने जाने के बाद जो है वो सीटें खाली हुई। सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव पर जो है आरजेडी ने भरोसा जताया और इस सीट पर अगर आकलन करें तो यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर उभर कर आया है वो है जनसुराज को लेकर कह सकते हैं, क्योंकि जनसुराज ने यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया और मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारने से जो है कहीं कहा जा रहा है कि राजद का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी हुई है। क्योंकि देखिए, मोहम्मद अमजद जो है वो मुस्लिम से आते हैं और कहीं ना कहीं मोहम्मद अमजद जो कि जनसुराज के प्रत्याशी हैं, तो मुस्लिम वोट कुछ न कुछ मोहम्मद अमजद को मिला होगा। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी हुई है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी वो भी जमीन अली को मैदान में उतारते हैं और कहा जा रहा है कि राजद की जो ये माय समीकरण है उसमें सेंधमारी हुई होगी। इसके अलावा देखिए कि जदयू ने जिस तरह से गेम प्लान किया, क्योंकि जदयू ने वहां से यादव जाति को ही उम्मीदवार बनाया और मनोरमा देवी यादव जाति से आती हैं, जदयू की प्रत्याशी और काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। तो कहा यह जा रहा है कि देखिए, मनोरमा यादव जाति से आती हैं और जदयू ने जिस तरह से उम्मीदवार को उतारा है मनोरमा देवी को, तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि आखिर ये तमाम जो वोट बैंक हैं वो तो आरजेडी का ही कहीं ना कहीं कमजोर होगा। प्रतिशत कितना होगा, कितने लोग बटेंगे या कितने लोग उसमें से हटेंगे, ये अलग बात है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं बेलागंज में आरजेडी का जो माय समीकरण है उसमें सेंधमारी की कोशिश की गई है, तमाम पार्टियों की तरफ से जो है की जा रही है। अब बात करते हैं कि इमामगंज की। तो देखिए, इमामगंज एक बड़ी सीट है गया जिले की और यहाँ से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जो है जीतन राम मांझी वो सांसद बन जाने से गया के सांसद बन जाने से सीटें खाली हुई और फिर जीतन राम मांझी ने अपने बहू को मैदान में उतारा है और जीतन राम मांझी समुदाय से आते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी भी जो है सो मंत्री हैं, उनका भी अपना रसूख है और संतोष मांझी की जब पत्नी मैदान में उतरेगी तो कहीं ना कहीं वो रसूख का जो है वो लाभ मिलेगा। इसके अलावा देखिए, बताया जा रहा है कि जनसुराज भी वहाँ से जितेंद्र पासवान को उतारते हैं, पासवान के भी अपने वोट बैंक हैं। वहीं राजद ने मांझी जाति के रोशन मांझी को खड़ा कर दिया। अब देखिए, रोशन मांझी जब मैदान में उतरते हैं तो समझिए कि ये नुकसान
कहीं न कहीं फिर जीतन राम मांझी को हो सकता है, क्योंकि रोशन मांझी को मांझी का वोट तो मिलेगा। आरजेडी का जो माय समीकरण है वो तो इंटैक्ट है ही, लेकिन रोशन मांझी को मांझी का ही वोट मिलेगा। तो एक सिरे से कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि दीपा मांझी के लिए, यानी जीतन राम मांझी की जो बहू है, उसको कहीं न कहीं जो है मांझी वोट में थोड़ा बिखराव जो है उनके लिए थोड़ा कह सकते हैं कि अलग खबर है, दुखी करने वाली खबर है कि हो सकता है मांझी का वोटर जो है वो आरजेडी में शिफ्ट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि इमामगंज में भी एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि पासवान का भी अपना जो है वहाँ पर वोट बैंक है, और जिस तरह से जनसुराज ने पासवान जाति के उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया है, तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो इमामगंज में बताया जा रहा है। वहीं देखिए रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ की स्थिति जो है पूरी तरह से नेक टू नेक है, क्योंकि रामगढ़ में ऐसे तो जनता दल का गढ़ रहा है, वहाँ से जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, और लगातार वो जीतते रहे, उनका गढ़ माना गया। तो देखिए जगदानंद सिंह के बेटे मैदान में आते हैं सुधाकर सिंह, और फिर सुधाकर सिंह के सांसद बन जाने के बाद फिर सीटें खाली होती है, और फिर जगदानंद सिंह के छोटे बेटे पर ही आरजेडी ने भरोसा जताया है। लेकिन ये गढ़ जो है कहीं न कहीं जगदानंद सिंह का है। लेकिन देखिए यहाँ जो है एक अलग ही सियासी गेम दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बीएसपी ने एनडीए का खेल बिगाड़ दिया है। क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट भी हैं यहाँ पर रामगढ़ में। तो अब बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट आने से कहा जा रहा है कि ये कहीं न कहीं राजद को जो है ये थोड़ा सा कमज़ोर करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दलित वोट जो है इस इलाके में राजद के पक्ष में जा रहा था, लेकिन बीएसपी के रहते इसका थोड़ा जो है कहीं न कहीं नुकसान जो है वो आरजेडी को हो सकता है। और अब देखिए अशोक सिंह जो बीजेपी से हैं लेकिन राजपूत समुदाय से हैं, तो अब अशोक सिंह बीजेपी के प्रत्याशी लेकिन राजपूत समुदाय से होने के कारण जो है ये हो सकता है कि आरजेडी को थोड़ा नुकसान करे, क्योंकि आरजेडी ने वहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वो राजपूत प्रत्याशी है, तो राजपूत वोट बैंक यहाँ में बिखराव होगा। तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी को फिर थोड़ा सा यहाँ पर जो है नुकसान होता हुआ रामगढ़ में थोड़ा दिख रहा है। तरारी की बात करें तो तरारी की स्थिति जो है वो तरारी जो है भाकपा माले का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत की विरासत भी है। वो कह सकते हैं कि एक प्रतिष्ठा भी जो है सुनील पांडे की दांव पर लगी हुई है, और अगड़ा और पिछड़ा का संघर्ष भी यहाँ पर देखा जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार का चेहरा हो सकता है कि उसका कुछ फायदा जो है विशाल प्रशांत को मिले, लेकिन आपको बता दें कि 2024 में आरा से सुदामा प्रसाद सांसद बन गए, और जिसके बाद भी भाजपा के कद्दावर नेता आरके सिंह को उन्होंने मात दिया था। वहीं इस बार भाकपा माले ने तरारी विधानसभा सीट से राजू यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो भाकपा माले का अपना गढ़ रहा है, और फिर बीजेपी का जो माय समीकरण है वो इसको फायदा मिलेगा भाकपा माले को। तो कुल मिलाकर के यहाँ कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा भाकपा माले जो है उसकी बढ़त दिख रही है। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि देखिए तमाम जो पार्टियां हैं सबके अपने अपने जनाधार है, लेकिन इस बार तमाम पार्टियों के बीच जो है सेंधमारी हुई है, वोटों की सेंधमारी हुई है। वजह है कुछ राजनीतिक नई पार्टियों का जो है इस चुनाव में उतरना, मैदान में उतरना, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों का जो है फेरबदल, कि जिस प्रत्याशी का जो वोट बैंक रहा है उससे इतर जो है प्रत्याशी को मैदान में उतारना, और अगला प्रतिद्वंदी अगर किसी और जाति से हो, तो ये तमाम फैक्टर जो है इस बार जो है उपचुनाव के जो है चारों विधानसभा सीटों में देखने को मिला है, और कहीं त्रिकोणीय तो कहीं चतुष्कोणीय भी मामला जो है वो दिख रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट तो यही कहता है कि वोटरों में सेंधमारी हुई है, किसकी ही हार होगी किसकी जीत होगी ये तो 23 नवंबर को आपको पता चलेगा कि बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ फैसला जो है वो हुआ है, वो 23 को पता चलेगा। लेकिन हाँ, सेंधमारी हुई है, वोटरों की सेंधमारी हुई है, और इसमें तमाम पार्टियां, कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। सभी पार्टियों ने एक दूसरे के वोटरों को जो है के बीच जो है सेंधमारी की है, और मामला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय जो है वो बनता हुआ दिख रहा है ये चारों विधानसभा सीटों पर। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। हाय, मैं हूं तुषार कपूर और मैं आ रहा हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में आप सबके साथ मस्ती और धमाल करने। मुझे आमंत्रित किया है पैनोरमा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। इवेंट मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर रेजा फैजी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। Hey,
मैं हूं महिमा चौधरी और मैं आ रही हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में आप सबके साथ मस्ती धमाल करने। मुझे बुलाया है पैनोरामा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।